Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to start a new chapter of history which is nationalism in India. So today we are going to start a new chapter which is basically nationalism in India. Okay, till now we have done nationalism in Europe. वहाँ मैंने आपको बताया था हिस्ट्री के अंदर चाहे जगह अलग हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट ऑल द वे सेम रहते हैं. जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे यूरोप में डेवलप हुई और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस अचीव की, ऐसे ही अब हम देखेंगे कि नेशनलिज्म इन इंडिया, ये जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, ये कैसे इंडिया के अंदर डेवलप हुई और कैसे हमने छोटे छोटे स्टेप्स लिए टुवर्ड्स आवर इंडिपेंडेंस. ओके, जब मैं बात करती हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, एज यूजुअल पहले कोई आइडिया ऑफ नेशन स्टेट नहीं था. ओके, नेशन स्टेट मतलब नेशन स्टेट क्या होती है? जब लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी हो और कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस रहे. ओके भाई, एक कॉमन आइडेंटिटी से पूरे देश के लोगों को जाना जाए और उनके एक कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहे. राइट, तो हम बात करते हैं जैसे ही आइडिया ऑफ नेशन स्टेट डेवलप होना शुरू हुआ या आना शुरू हुआ, तो नेशन स्टेट के आइडिया ने क्या चीज़ लोगों के अंदर क्रिएट की? A common sense of identity and belongingness. Common sense of identity मतलब एक ऐसी चीज़ जिससे हम सबको जाना जाए. अगर मैं बोलती हूँ we the people of India, हम लोग कौन हैं? हम we all are Indians, right? तो Indian is a common sense of identity for all of us, right? And also we have a common sense of belongingness कि हम एक देश से बिलोंग करते हैं. कौन सा देश? इंडिया. ओके, तो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट जब आया तो इट क्रिएटेड अ कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी एज वेल एज बिलोंगिंगनेस. और जब ये चीज़ क्रिएट हुई तो न्यू सिंबल्स आए, न्यू आइकन्स आए, न्यू सॉन्ग्स आए टू रिफ्लेक्ट दैट द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट हैज़ बीन इमर्ज्ड. अब एक न्यू आइडिया, हमें एक नया देश, अलग से एक नेशन स्टेट चाहिए. आई आपको बात समझ में? दिस वॉज ऑल द वे सेम व्हेन वी वर डूइंग नेशनलिज्म इन यूरोप. वहाँ भी ऐसा ही हुआ था. अब देखते हैं जब आइडिया ऑफ नेशन स्टेट क्रिएट हुआ, लोगों के अंदर ये सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस आई, तो उसकी वजह से इट दे इमर्ज्ड अ कॉमन गोल. एक कॉमन गोल निकल के आया. और एक कॉमन गोल क्या था? इट वॉज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. व्हेन आई से कॉलोनियल रूल, मैंने आपको पहले भी समझाया है कॉलोनीज क्या होती हैं. व्हेन वन नेशन इज रूलिंग ओवर द अदर नेशन, राइट? जैसे कि हमारे केस में हुआ, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, राइट? तो इंडिया क्या थी? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, राइट? तो ये हमारे यहाँ क्योंकि ब्रिटिश रूल था, तो ये आइडिया ऑफ जैसे नेशन स्टेट डेवलप हुआ तो लोगों के अंदर एक कॉमन गोल हमने देखा इन ऑल ओवर इंडिया. क्या कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब एंटी ब्रिटिश मूवमेंट उन्होंने चालू की और उसकी वजह से धीरे धीरे हम स्टेप टूवर्ड्स आवर फ्रीडम ले रहे थे. लोगों ने डिमांड फॉर फ्रीडम करनी स्टार्ट की. ओके, हम देखेंगे कैसे अलग अलग मूवमेंट हुई, कैसे पूरी नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई. अगर मैं बात करूँ डिमांड फॉर फ्रीडम, इट वॉज द कॉन्सेप्ट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. जो डिमांड फॉर फ्रीडम था, आज़ादी जो चाहिए थी, अलग लोगों के लिए अलग मीनिंग थी आज़ादी की. इफ़ आई से द फ्रीडम वर्ड स्टैंड डिफरेंट फॉर द फार्मर्स, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से बहुत ज़्यादा परेशान थे. ओके, एंड इट वॉज डिफरेंट फॉर द इंडस्ट्री पीपल और द हैंडीक्राफ्ट पीपल, क्योंकि उनकी टैक्स पॉलिसी इतनी ज़्यादा वो थी कि उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया. तो अगर मैं ऑल ओवर बात करूँ इंडिया में, everybody was pissed off from the colonial rule, right? And they now wanted a freedom. They wanted independence from the British rule. So ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी और यही सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि फाइनली ये जो डिमांड ऑफ फ्रीडम की जो मैं बात कर रही हूँ, ये कैसे फुलफिल हुई और कैसे हमने अपनी इंडिपेंडेंस अचीव की. जब मैं बात करती हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया, तो एक यहाँ कॉमन या एक वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट का जिक्र होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
इंडिया का तो कोई रोल नहीं था, ना ही इंडिया वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी. सो हाउ डिड दिस वर्ल्ड वॉर will help in emerging the nationalism feeling here in India. तो अभी हम समझेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग और ज़्यादा डेवलप होगी इंडिया के अंदर. As we all know, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? It happened around 1914 to 18. हमने पढ़ा था ना. So guys, ये जो कुछ dates हैं, you should be very very well aware of these dates. अगर आपको बोला जाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहिए 1914 to 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. ओके, और डेट्स एज यू ऑल नो आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. तो डेट्स कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए और कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है. बस आपको कॉन्सेप्ट गेन करना है और थोड़ा टाइम पीरियड भी पता हो ताकि आप रिलेट कर सको कौन से टाइम में क्या चीज़ हुई थी और आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए. टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1914 to 18 के बीच में हुआ. ओके, तो इस टाइम क्या हो रहा था? इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. नई तरह की वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन आई. काफ़ी सारे पावरफुल नेशन एक साइड थे, अलाइड नेशन एक साथ हुए और वर्ल्ड वॉर उनके बीच में हो रहा था. पढ़ा था ना हमने. तो इसकी वजह से एक न्यू सिचुएशन क्रिएट हुई. अब जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था इसके लिए डिफेंस एक्सपेंडिचर भी चाहिए था, क्योंकि ब्रिटेन जो यहाँ हमारे इंडिया में रूल कर रहा था, ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट. तो वर्ल्ड वॉर के खर्चे भी होंगे. अगर कोई युद्ध है तो उसको लड़ने के लिए डिफेंस एक्सपेंडिचर भी चाहिए ना. कहाँ से वो वॉर एक्सपेंडिचर लेके आएंगे? देयरफॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जितने भी फाइनेंस चाहिए थे या वॉर लोन चाहिए था, वो सब कैसे किया उन्होंने? क्योंकि एक्सपेंडिचर खर्चा इंक्रीज हो रहा था तो उन्होंने टैक्सेस में इंक्रीज कर दिया. टैक्स इंक्रीज होंगे और इसके साथ साथ क्योंकि टैक्स इंक्रीज करने से भी वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चा कंट्रोल नहीं हो रहा था, उन्होंने प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज भी इंक्रीज कर दिया. कौन सी प्राइस ऑफ कमोडिटी? जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो नॉर्मल गुड जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, उन वाले गुड्स की प्राइस भी इंक्रीज हो गया. और अगर मैं बोलूँ डबलिंग ऑफ प्राइस कौन से ईयर के बीच में हुआ? 1913 to 1918. अब एक कॉमन सी बात है, अगर जो हमारी बिल्कुल बेसिक गुड्स या कमोडिटी है उनका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो जो मिडिल क्लास मैन है या पीपल है या कोई पुअर है, उनके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी. तो लोग परेशान होना स्टार्ट हो गए. एक छोटी सी बात है, सपोज अगर मैं परेशान हूँ किसी चीज़ से और उसी चीज़ से मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो भी परेशान हैं. फर्दर सेम किसी चीज़ से उनके आगे कोई फैमिली एंड फ्रेंड्स परेशान हैं, तो आप समझ सकते हो कि सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे रीज़न अलग हो. ओके, तो सब लोग बड़े परेशान हो गए थे ब्रिटिश रूल से. अब आपको समझ में आया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हार्डशिप ऑफ कॉमन पीपल हमारे इंडिया के अंदर कैसे इंक्रीज हुई. ओके, क्योंकि वॉर वो लड़ रहे थे, एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज हुआ ब्रिटेन का, उसकी भरपाई, वो खर्चा कहाँ से आ रहा था? हमारे लोगों से आ रहा था. टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, एसेंशियल गुड्स एंड कमोडिटीज के प्राइस इंक्रीज कर दिए. ऑल्सो हमने क्या देखा कि ब्रिटिशर्स ने फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स किए, क्योंकि लड़ाई वॉर लड़ने के लिए खाली पैसा इनफ नहीं है, दे ऑल्सो रिक्वायर मैन पावर, सोल्जर्स चाहिए थे. तो इंडिया से उन्होंने फोर्सफुली लोगों को रिक्रूट किया कि तुम वॉर में एज अ सोल्जर पार्टिसिपेट करोगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो थी कुछ ब्रिटिशर्स की जो वो लोग कर रहे थे, उनकी जिनकी वजह से लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्या कर रहे हैं हम लोगों के साथ. ऑल्सो हम अगर बात करें एनवायरनमेंट की या आर नेचर की, तो वहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी. मदर नेचर ने भी हमारा साथ नहीं दिया. कैसे कि इस टाइम पे हमने देखा क्रॉप फेलियर होना स्टार्ट हुआ. क्रॉप फेलियर मतलब फसल खराब हो जाएंगी, शॉर्टेज ऑफ फूड आएगा, खाने को खाना नहीं मिलेगा, किसी को भी अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलेगा. एक तो क्रॉप फेलियर, फसल खराब हो गई है. दूसरी
जो ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस लगा दिए थे, प्राइजेस के जो फूड के जो प्राइजेस थे वो इंक्रीज कर दिए थे। तो इस सब चीज़ों से क्या हुआ, एक इन्फ्लुएंस ऑफ एपिडेमिक प्लस फेमाइन आया, मतलब लोगों में भूखमरी बहुत ज़्यादा हो गई, गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई। फेमाइन क्या है, द शॉर्टेज ऑफ हमारी फूड ग्रेन्स हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, नेचुरल रीज़न या फेलियर ऑफ गवर्नमेंट की वजह से लोगों को अप्रोप्रिएट अमाउंट में खाना नहीं मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं फेमाइन। और एपिडेमिक मतलब लार्ज स्केल पे वो हम ऑल ओवर इंडिया हम ये चीज़ फेस कर रहे थे। ओके, तो इसके चलते अराउंड 13 मिलियन पीपल डाइड इन इंडिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो गया ब्रिटिशर रूल के अगेंस्ट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्टन हो गई, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी और सब लोग परेशान थे एंड दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश रूल। इन सब के चलते हमने देखा देयर वॉज इमर्जेंस ऑफ न्यू लीडर्स विथ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। इस समय नए न्यू लीडर्स निकल के आएंगे, न्यू मेथड ऑफ हमने स्ट्रगल अपनाएंगे वे कैसे हम ये कॉलोनियल रूल से छुटकारा पा सके। ओके, एंड एज अ कंक्लूजन अगर मैं बात करूं, अब आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसकी वजह से कैसे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एक्साइट हुई इंडिया के अंदर। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस टॉपिक दैट हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोर्स्ड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। समझ में आया? जस्ट अ क्विक रिवीजन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1914 टू 18 का टाइम था। इसकी वजह से वॉर के अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? ब्रिटेन पार्टिसिपेट कर रहा था। वॉर होगा तो डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे, उस एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए यहाँ टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, एसेंशियल कमोडिटी के प्राइजेस इंक्रीज कर दिए, जिसकी वजह से लोगों की जो कॉमन पीपल की जो हार्डशिप थी वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई। ऑल्सो उन्होंने फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स किए और हमने देखा कि इसी समय में क्रॉप फेलियर भी हुआ, जिसकी वजह से एपिडेमिक एंड फेमाइन बहुत ज़्यादा हुए और उसके अराउंड चलते 12 टू 13 मिलियन मर गए इंडिया के अंदर। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से न्यू लीडर्स निकल के आए, न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल हमें दिखाई देगा और हमें पता चलेगा कि ये नेशनलिज्म की फीलिंग थी इंडिया के अंदर, कैसे अब ये फीलिंग वाइड स्प्रेड हो जाएगी और कैसे अब इंडियंस छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, डिफरेंट हम मूवमेंट लॉन्च करेंगे ताकि हम ब्रिटिश रूल को एंड कर सके और अपनी इंडिपेंडेंस इन इंडिया अचीव कर सके। सो अभी हम बात कर रहे थे कि न्यू लीडर्स आएंगे, न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल निकल के आएगा। ओके, सो हियर इज द न्यू लीडर एंड द न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। न्यू लीडर कौन आए? महात्मा गांधी जी, द फादर ऑफ आवर नेशन। ओके, तो ये आए अब यहाँ पूरे सीन में और देखते हैं उन्होंने नया मोड ऑफ स्ट्रगल लेके आए, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बेस सत्याग्रह का आइडिया क्या है अब हम समझेंगे और महात्मा गांधी जी ने कैसे छोटे छोटे स्टेप्स लिए और कैसे ब्रिटिशर रूल से हमें आज़ाद करवाने के नए आइडियाज़ दिए। महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। वो भारत कब वापस आए? इन जैन 1915। इस टाइम तक तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था हमारा, 14 में स्टार्ट हो गया था ना। तो बिफोर दिस यहाँ लिखा है ना रिटर्न टू इंडिया, मतलब वापस आए, तो मतलब इससे पहले कहाँ थे? महात्मा गांधी जी वॉज इन साउथ अफ्रीका, ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज लॉ। ओके, तो वो साउथ अफ्रीका थे किसी केस की वजह से और वहाँ उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था। वहाँ लोगों को जस्टिस दिलवाने के लिए उन्होंने एक्सपीरियंस किया, करवाया लोगों को दी सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था? तो अगर क्वेश्चन आए द फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह हैपेंड इन, द आंसर इज साउथ अफ्रीका। एंड वहाँ उन्होंने क्यों चालू किया था सत्याग्रह? इट वॉज बिकॉज ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। वाइट एंड ब्लैक के बीच में जो कलर डिफ्रेंसिएशन थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके अगेंस्ट गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी और फर्स्ट टाइम सत्याग्रह साउथ अफ्रीका के अंदर लॉन्च किया था। आइए आपको बात समझ में। जब महात्मा गांधी जी इंडिया वापस आएंगे 1915 में, तो ये सत्याग्रह का आइडिया अपने साथ लेके आएंगे
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये सत्याग्रह था क्या और क्या इसके पीछे फिलॉसफी थी और कैसे गांधी जी ने इस आइडिया को यूज किया इन डिफरेंट फेज इन आवर कंट्री। सत्याग्रह, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द टू डिफरेंट वर्ड्स, वन इज सत्य एंड अदर इज अग्रह। सत्य मतलब ट्रुथ, सच, और अग्रह मीन्स टू होल्ड फर्म, भाई उसको बिल्कुल अच्छे से वहीं एक जगह टिक के खड़े रहना, फर्म, टू होल्ड फर्म, सत्य के साथ खड़े रहो। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस सत्याग्रह, अभी आपको समझ में आया इसकी मीनिंग क्या है। इट कम्स फ्रॉम द टू वर्ड सत्य प्लस आग्रह। सत्य मीन्स ट्रुथ एंड आग्रह मीन्स टू होल्ड फर्म। तो जब मैं बात करती हूँ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये किस चीज के ऊपर फोकस करता था, किस चीज के ऊपर एम्फोसाइज करता था। इट एम्फोसाइज्ड ऑन द पावर ऑफ ट्रुथ, भाई सच्चाई के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, एंड ऑल्सो द नीड टू सर्च द ट्रुथ, सच को ढूंढने की बहुत जरूरत है। तो सत्याग्रह किस चीज पे एम्फोसाइज करता था, द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च द ट्रुथ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फिलॉसफी, द आइडिया बिहाइंड द सत्याग्रह। अबाउट द फिलॉसफी, भाई आइडिया ऑफ सत्याग्रह बोलता क्या है। ओके, तो अब वो समझेंगे। इट सेज इफ द कॉज इज ट्रू, अगर हमारा जो रीजन है जिसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं अगर वो सच है, एंड द स्ट्रगल इज अगेंस्ट द इनजस्टिस, और हमारी जो लड़ाई है किसके खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, देन द फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट द ऑपरेशन। उस समय इस केस में हमें फिजिकल फोर्स, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, हमें लड़ाई फिजिकली लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। रादर द ऑपरेशन शुड बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। गांधी जी बोलते हैं जो ये अन्याय कर रहा है, जो ये ऑपरेसर है, इसको सच्चाई की तरफ लेके जाना चाहिए, इसको सच्चाई दिखानी चाहिए, इसको बताना चाहिए कि क्या सत्य है, रादर कि हम लड़ाई करें, झगड़ा करें, मारपीट करें और यूज ऑफ वायलेंस की वजह से वो मजबूरी में उसको एक्सेप्ट करें। आपको आई बात समझ में? एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एक कोई छोटा बच्चा है, ओके, उससे कोई गलत काम किया, आप उसको समझाने के बजाय उसको बहुत पिटाई करते हो, मारा उसको और उसको बोला नेक्स्ट टाइम क्या तो और तेज पिटाई होगी, बच्चा क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ढीठ बन जाएगा, उसको लगेगा चल 2 थप्पड़ी तो लगेंगे, 4 खा लेंगे, पर मैं तो यही करूँगा, ठीक है ना, तो जिद बन जाती है। तो गांधी जी बोलते हैं यूज ऑफ वायलेंस नहीं करना चाहिए, रादर तुम उसको फील करवाओ, उसको समझाओ। जब तक कोई चीज़ फील नहीं करवाई जाएगी तब तक उसको महसूस नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है, तब तक वो अच्छे रास्ते पे नहीं आएगा। एंड दिस इज व्हाट द फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह सेज, कि वायलेंस को यूज करके सच्चाई मजबूरी में एक्सेप्ट मत करवाओ, रादर जो गलत कर रहा है उसको फील करवाओ कि तुमने गलत किया है। अगर फील करेगा, महसूस करेगा, एहसास होगा कि ये गलत है और ये सही है, तभी जाके चेंज आएगा। यही लाइन ये लास्ट में बोलती है, द ऑपरेसर शुड बी परसुएडेड, उसको दिखाया जाए, उसको महसूस करवाया जाए व्हाट इज द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ ऑफ विद द यूज ऑफ वायलेंस। आई आपको बात समझ में? जो सत्याग्रह है उसकी बेसिक मीनिंग हमने समझी कि ट्रुथ टू होल्ड फर्म, ये मीनिंग थी ना, सत्य प्लस आग्रह है। सत्य मीन्स ट्रुथ, आग्रह मीन्स टू होल्ड फर्म, और ये एम्फोसाइज करता है कि पावर ऑफ ट्रुथ एंड ऑल्सो टू नीड टू सर्च द ट्रुथ। और फिलॉसफी क्या कहती है, अगर हमारा कॉज ट्रू है और स्ट्रगल इज अगेंस्ट द इनजस्टिस, तो फिजिकल फोर्स जो है, फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस, रादर इस टाइम पे उसको परसुएड करना चाहिए, किसको, ऑपरेसर को, टू सी द ट्रुथ कि सच्चाई क्या है। एंड यूज ऑफ वायलेंस बिल्कुल मना करते हैं कि लड़ाई झगड़े करने से सच्चाई नहीं चेंज हो जाती, ठीक है ना। तो फोर्स नहीं करना है, रादर उनको रियलाइज करवाना है कि ट्रुथ क्या है। अब अभी हमने मीनिंग समझा, फिलॉसफी समझी, राइट।
अब हम देखेंगे 3 मेजर इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जहां गांधी जी ने सत्याग्रह फिलोसफी का यूज किया। एंड गाइज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन 110% आता है, द फेवरेट पार्ट ऑफ CBSE। ओके, तो अच्छे से सुनना, तीनों मेजर इंसिडेंट। ऑल्सो इस टॉपिक से हमारा मैप वर्क भी आता है। इस चैप्टर से हिस्ट्री में मैप वर्क आता है कि चंपारण इन बिहार मार्क करो, गुजरात वाली रीजन मार्क करो जहाँ जहाँ सत्याग्रह हुई है, राइट। सो एक बार चैप्टर फिनिश करने के बाद हम मैप वर्क भी करेंगे, सो दैट you do not lose even a single mark from this topic. Okay, coming to the 3 major incident, 3 major जो सत्याग्रह वाली जो हुई है, मूवमेंट हुई है, कहाँ कहाँ लॉन्च हुई, किस किस ईयर में लॉन्च हुई और किसके खिलाफ लॉन्च की महात्मा गांधी ने, अभी पढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह, इट हैपेंड इन बिहार इन 1916। 1916 में बिहार की स्टेट में, बिहार के राज्य में चंपारण सत्याग्रह होती है। चंपारण एक जगह है बिहार में। यहाँ क्या हो रहा था, ये मूवमेंट बेसिकली इन सपोर्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स के सपोर्ट में लॉन्च की थी, ताकि जो भी ये प्लांटेशन सिस्टम की वजह से इनको इतना मुसीबत झेलनी पड़ रही है, उस मुसीबत से छुटकारा मिल सके। अगर आपको याद हो, इन योर क्लास 9th यू हैव स्टडीड इंडिगो प्लांटेशन के बारे में, ऑल्सो इन क्लास 8। इंडिगो क्या है, ब्लू कलर है। ये वाला जो प्लांट है ये ब्लू कलर की डाई बनाता है, और इस डाई को ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा इस डाई की डिमांड हो रही थी, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, ठीक है ना। तो अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ इंडिगो प्लांटेशन लॉन्च की थी इंडिया के अंदर। और इंडिगो की सबसे बड़ी डिमेरिट क्या थी, यहाँ इंडिया में पहले फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, अपनी फैमिली की नीड फुलफिल करने के लिए वो वाली फसलें उगाते थे जो वो उनकी फैमिली की ज़रूरत पूरी कर सके। लेकिन इंडिगो की वजह से, ये नील की वजह से क्या हुआ, उनको वीट राइस वगैरह ये बंद करके सब्सिस्टेंस फार्मिंग हटा के इंडिगो उगानी पड़ती थी। और इंडिगो का सबसे मेन डिमेरिट क्या है, ये ज़मीन को, ये जो इंडिगो प्लांटेशन है, इस ज़मीन को इनफर्टाइल बना देता है। इनफर्टाइल मतलब बंजर बना देता है ज़मीन को, और इसके बाद दोबारा कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। ओके, देयरफॉर ये जो चंपारण, ये जो रीजन है बिहार, यहाँ इंडिगो प्लांटेशन करवाते थे ब्रिटिशर्स। तो महात्मा गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह है, इट वॉज लॉन्च्ड इन सपोर्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ प्लांटेशन सिस्टम। जो ये ब्रिटिशर्स ने प्लांटेशन सिस्टम चलाया हुआ था, इंडिगो की खेती करवाते थे यहाँ चंपारण रीजन में, उनके खिलाफ इन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च की। बेसिकली दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ओके, सेकेंड मूवमेंट वाज द खेड़ा सत्याग्रह इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड इट हैपेंड इन 1917। 1917 में खेड़ा में एक जगह है गुजरात के राज्य में, खेड़ा रीजन में खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च की गई। ये क्यों मूवमेंट लॉन्च की गांधी जी ने वहाँ, इट वॉज लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट द पीजेंट अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर। यहाँ फसलें बर्बाद हो गई थी, क्रॉप फेलियर आया था, और जो ब्रिटिशर्स थे वो अभी भी रेवेन्यू नहीं कम कर रहे थे। याद है ना, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी इनकी, क्योंकि पीजेंट्स, फार्मर्स के पास क्रॉप ही नहीं थी, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कहाँ से टैक्सेस पे करेंगे। तो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया ताकि पुअर पीजेंट, पुअर फार्मर्स को मदद कर सके, हेल्प कर सके, एंड उनको रेवेन्यू रिलैक्सेशन दिलवाया। आई बात समझ में, कि अगर क्रॉप फेलियर हो गया है तो किसानों के पास कुछ भी नहीं है टैक्स देने के लिए, रेवेन्यू कहाँ से दे देंगे तुम ब्रिटिशर्स को। तो उन्होंने रेवेन्यू रिलैक्सेशन करवाया खेड़ा सत्याग्रह में, जो कि 1917 में लॉन्च की थी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट और द मेजर इंसिडेंट इज अहमदाबाद सत्याग्रह विच हैपेंड अगेन इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन 1918। तो आप देख रहे हो 1916 में हुआ, 17 में हुआ और 18 में, लगातार 3 मूवमेंट लॉन्च की गई महात्मा गांधी जी के साइड से।
और ऑल्सो तीनों मूवमेंट में उन्होंने क्या फॉलो किया, फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह। ओके, अब अहमदाबाद में ये जो हुई थी हमारी सत्याग्रह लॉन्च, इट वॉज अगेंस्ट द कॉटन मिल ओनर, जो कॉटन फैक्ट्री के, जो कॉटन मिल के जो ओनर थे उनके खिलाफ थी। ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं थी, ना ही ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, बल्कि हमारे ही लोग जो कॉटन मिल के ओनर थे, जो कि कॉटन मिल वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, उनके खिलाफ लॉन्च की गई थी। और यहाँ कॉटन मिल में, ये जो फैक्ट्रियों में ये जो वर्कर काम करते थे, इनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता था, इनको वेजेस बहुत कम मिलती थी, काम के बदले कुछ भी नहीं इनको सिक्योरिटी थी। तो गांधी जी ने बेसिकली टू सपोर्ट द कॉटन मिल वर्कर, उन्होंने अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च किया इन द रीजन ऑफ अहमदाबाद इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन 1918। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द रीजन, क्योंकि मैप में अगर आपको रीजन क्लियर है, आपको स्टेट पता है कि कौन से स्टेट में हुआ है। ऑल्सो द ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैप वर्क में भी आपको हेल्प करेगी ये चीज़। सो लर्न इट टुडे इटसेल्फ, सो दैट सिर्फ मार्क करने वाला पोर्शन मैप में बचे, आपको ये याद हो चंपारण कौन से एरिया में हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, खेड़ा सत्याग्रह कौन से स्टेट में हुई है, कौन से ईयर में हुई है, एंड सिमिलरली द अहमदाबाद सत्याग्रह। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर टू इंटरेस्टिंग फैक्ट। जब बिहार चंपारण में सत्याग्रह लॉन्च की गई थी, तो महात्मा गांधी जी को कौन मिले, राजेंद्र प्रसाद जी मिले। हु वाज राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशन। राजेंद्र प्रसाद जी की मुलाकात महात्मा गांधी जी से किस दौरान हुई, इन 1916 इन द चंपारण सत्याग्रह, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द खेड़ा सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुई थी 1917 में। बिहार वाली 1916 और खेड़ा वाली 1917। तो 1917 में उनको कौन मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप देख रहे हो कि कैसे इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम में मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, वो लोग अब आपस में मिलना स्टार्ट हो गए थे। तो धीरे धीरे करके अब डिफरेंट मूवमेंट्स हम देखेंगे और कैसे हमने इंडिपेंडेंस अचीव की, कैसे हमने फ्रीडम अचीव किया, वो हम कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। So guys, that was it for today's video. Make sure you go through this video and learn all the concept, as this video is very very important. Mahatma Gandhi ji and the related movement of Satyagraha are very important and are the favorite topic of CBSE. So do this topic very very well. Learn it today itself. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And if you liked this video, then do not hesitate to press in the thumbs up icon. And also, guys, like, share and subscribe to my channel and help us grow each day. Thank you for watching.